स्वागत है बच्चों। क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी साइंस की पाठ्य पुस्तक है जिज्ञासा, जिसमें हम शुरू करेंगे इसके चैप्टर नंबर 9 विलयों विलायकों और विलयनों का अद्भुत संसार। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं इस वीडियो के अंदर। जिज्ञासा जीवित रखें। बताइए नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य। असत्य कथन या कथनों को सत्य बनाइए। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं हमें देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर गलत है तो उसको हमें सही बनाने हैं। देखिए पहला है ऑक्सीजन गैस ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में अधिक घुलनशील होती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? जो कथन है बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए तापमान बढ़ने से पानी में गैसों की जो घुलनशीलता है वो कम हो जाती है। ठीक है, तापमान बढ़ेगा, पानी की अणुओं की गति बढ़ जाएगी, जिससे कि गैस के अणु बाहर निकल जाएंगे। गर्मी पाकर ऑक्सीजन जो है यानी गर्म पानी में ऑक्सीजन कम घुलती है। आपने देखा होगा कि गर्मियों में जो तालाब का पानी गर्म हो जाता है तो वहाँ पे मछलियों को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, जल्दी मर जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तापमान बढ़ेगा तो गैस कम घुलेगा, नहीं अधिक नहीं। तो ये हम लिखेंगे गलत। अब इसको हमें सही बनाना है। सर हम करेंगे कथन असत्य है। सही कथन ऑक्सीजन गैस गर्म पानी की तुलना में ठंडे पानी में अधिक घुलनशील है। तापमान बढ़ने पर पानी में गैसों की घुलनशीलता कम हो जाती है। ठीक है, आंसर हो गया। दूसरा है रेत और पानी का मिश्रण 1 विलयन है। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ये भी गलत हो गया। तो खा में हम रखेंगे कथन असत्य है। सत्य हमें बनाना है। रेत और पानी का मिश्रण विलयन नहीं बल्कि विसमांगी मिश्रण है। जो रेत पानी में घुलते नहीं, तली में बैठ जाते हैं, आपस में नहीं घुल पाते और दोनों की सीमाएं भी स्पष्ट रूप से दिखी जा सकती है। ठीक है, तो ये विलयन नहीं है, ये भी असत्य है। गौ पाठ में देखिए किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उसका द्रव्यमान कहते हैं। ये भी गलत हो गया। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम आयतन बोलते हैं, ना कि द्रव्यमान बोलते हैं। कथन असत्य है। सही कथन देखिए किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उसका आयतन कहते हैं, ना कि द्रव्यमान। ठीक, इसको गलत रखेंगे, इसको भी गलत रखेंगे। घा पाठ में देखिए असंतृप्त विलयन में संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक विलय घुला हुआ होता है। देखिए विलयन 2 प्रकार के होते हैं, एक असंतृप्त और दूसरा संतृप्त। असंतृप्त का मतलब होता है किसी विलयन में जो विलय पदार्थ है वो अभी पूरी तरीके से नहीं घुला है। ठीक है, निश्चित तापमान पर। जैसे कि पानी है, यहाँ पे 1 बाल्टी पानी है तो ये हो गया क्या? विलय। ठीक है, ये विलायक हो गया और विलय क्या हो गया? चीनी। ठीक, एक समय ऐसा आएगा कि इस पानी में अब चीनी नहीं घुल पाएगा तो उसको बोलते हैं संतृप्त विलयन। अब अभी जो समय है ये जो पानी है इस चीनी को घुला सकता है, इसको बोलेंगे असंतृप्त विलयन। यहाँ पे कहा गया है कि असंतृप्त विलयन में संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक विलय घुला हुआ होता है। कैसे घुला हुआ होता है? वो तो अभी असंतृप्त है, वो तो अभी घुलाने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका हम क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कथन असत्य है। सही कथन असंतृप्त विलयन में संतृप्त के अपेक्षा कम विलय घुला हुआ होता है, ना कि अधिक। ठीक है, यानी वो घुलाने की क्षमता भी रखता है। इसके बाद देखिए इसका आखिरी स्टेटमेंट क्या है? वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैस भी एक समरूपी मिश्रण है। ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सही है तो वो ठीक है। अगर गलत होता तो इसको हमें सही सुधारना था, इन्हें सही बनाना था। ये तो सही है। ठीक है, कारण क्या है कि वायुमंडल विभिन्न गैसों का समांगी यानी समरूप मिश्रण है। वायुमंडल के चारों ओर मौजूद हवा कई गैस इस तरह घुली होती है कि इनका अनुपात नीचे से ऊपर लगभग एक समान बना हुआ होता है। हमें कारण नहीं बताने हैं, बस सही। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। किसी ठोस का आयतन विस्थापन विधि द्वारा मापा जा सकता है, जहां ठोस को जल में डैश जाता है और जल के स्तर को डैश मापी जाती है। तो हमें भरना है, इस विधि होती है देखिए जल में डुबाया जाता है उस ठोस को। तो डुबाने से क्या होता है कि जल के स्तर में वृद्धि हो जाती है, जिससे हम आसानी से उसका आयतन माप सकते हैं। ठीक है, तो जल द्वारा किसी वस्तु का आयतन मापने का एक यंत्र होता है। तो हमें भरना है ऐसे ही। इसके बाद देखिए खा पाठ में खा है किसी विशिष्ट तापमान पर डैश में घुली डैश की अधिकतम मात्रा उस तापमान की विलयता कहलाती है। तो हम भरेंगे विलायक। पहले में भरेंगे किसी विशिष्ट तापमान पर विलायक में घुली, यानी जैसे कि पानी हो गया,
पानी में घुली डैश की यानी विलय, जैसे कि चीनी हो गया, विलय हो गया चीनी। चीनी की अधिकतम मात्रा मैक्सिमम जो घुल चुकी है उस तापमान पर उसकी विलयता कहलाती है। ठीक है, ये भर लेंगे। अगला है ग, प्राय तापमान में वृद्धि से घनत्व डैश है, तो घनत्व घटता है। ठीक है, तापमान बढ़ता है तो वह विलयन जिसमें ग्लूकोज जल की पूर्णतः घुल गया, यानी अब नहीं घुल सकता, पूर्णतः घुल चुका हो, दिए गए तापमान पर अधिक ग्लूकोज नहीं घुल सकता, तो ग्लूकोज को क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन ही तो बोलेंगे। यहाँ पे हम भरेंगे संतृप्त। ठीक है, संतृप्त हो चुका है। ये तो हो गया हमारा ये पूरा। अब इसके बाद देखिए तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल देखिए, आप जल में यानी पानी से भरे ग्लास में तेल डालते हैं तो तेल ऊपर तैरने लगता है। इससे आपको क्या ज्ञात होता है? इससे हम ये ज्ञात करते हैं कि तेल का घनत्व है पानी से कम होता है। अगर घनत्व ज़्यादा होगा तो वो डूब जाएगा, घनत्व कम है तभी तो उसके ऊपर तैर रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट देखिए पढ़िए, तेल जल से अधिक सघन होता है। क्या तेल का घनत्व जल से ज़्यादा होता है? नहीं, ये तो गलत हो गया। देखिए अगला पढ़िए, तेल और जल का घनत्व समान होता है, समान भी नहीं होता। तेल जल में घुल जाता है, ऐसा नहीं होता। ख पाठ में जल तेल से अधिक सघन होता है, बिल्कुल सही बात है। जल का घनत्व तेल से ज़्यादा होता है, इसीलिए जल के ऊपर इसका घनत्व कम होने के कारण इसके ऊपर तैरता है। ठीक है, तो हम लगाएंगे इसका ख पाठ। इसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट क्या है। किसी पत्थर की मूर्ति का वजन कितना है? 225 ग्राम है और इसका आयतन है 90 सेंटीमीटर घन। ठीक, इन सेंटीमीटर क्यूब। इसके घनत्व का परिकलन कीजिए, हमें घनत्व निकालना है और पूर्वानुमान लगाइए कि यह मूर्ति जल में तैरेगी अथवा डूब जाएगी। देखिए इसको हम हल ऐसे करेंगे, दिया गया है मूर्ति का वजन यानी द्रव्यमान कितना है? 225 ग्राम है। आयतन कितना है? 90 सेंटीमीटर घन दिया गया है इसका आयतन। अब इसके बाद देखिए तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान कितना है? 225, आयतन कितना है? 90। हल की आप करेंगे यानी भाग लगाएंगे तो आएगा 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन यानी क्यूब। आंसर आ गया आपका। तो मूर्ति का घनत्व कितना आया? 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जल का घनत्व कितना है? 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, जल का घनत्व इतना ही होता है, लेकिन यहाँ पे पत्थर का जो मूर्ति का घनत्व कितना है? जल से तो ज़्यादा है, इसीलिए ये मूर्ति जल में डूब जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो ऐसे ही आपको इसको हल कर लेना है। इसके बाद देखिए 5 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, अन्य कथन उपयुक्त क्यों नहीं है? देखिए जो सबसे उपयुक्त है उसका चयन करना है और बाकी जो उपयुक्त नहीं है उसका भी हमें कारण भी बताना है क्यों उपयुक्त नहीं है। ठीक, तो सब में सबसे उपयुक्त जो कथन है यहाँ पे तीसरा है, एक निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन में और अधिक विलय नहीं घुल सकता, तभी तो वो संतृप्त हो चुका है। जैसे कि पानी में चीनी एक तय समय तक ही घुलता है, एक समय ऐसा आएगा ये जो पानी है अब चीनी को नहीं घुला सकता है, तो उस विलयन को हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। ठीक, बात समझ में आ गई? तो 5 का आंसर हम लगाएंगे। सर्वाधिक उपयुक्त कथन है ग है, यानी ये है। अन्य कथन उपयुक्त क्यों नहीं है? देखिए कारण हम बताएंगे। पहले का यहाँ पे क्या है, एक संतृप्त विलयन किसी निश्चित तापमान पर और अधिक विलय घुला सकता है। देखिए यहाँ पे पहले तो संतृप्त हो गया, जब वो संतृप्त हो चुका है तो अब वो कैसे घुला सकता है? अब तो घुला नहीं सकता, तो गलत है क्योंकि विलयन संतृप्त है अतः अधिक विलय नहीं घोल सकता। ख पाठ में दिए गए तापमान पर एक असंतृप्त विलयन, देखिए अभी ये घुलाने की क्षमता रखता है, असंतृप्त है, विलयन में अधिकतम संभव की मात्रा घुल गई है। जब वो असंतृप्त है तो कैसे घुल गई है? वो तो अभी घुलाने की क्षमता रखता है, तो ख में लिखेंगे गलत है। असंतृप्त विलयन में विलय की मात्रा अधिकतम नहीं घुली है। ग तो सही है। अब घ बताएंगे, एक संतृप्त विलयन केवल उच्च तापमान पर बनता है, ये भी गलत है। ठीक, गलत है, निश्चित तापमान पर, ना कि उच्च तापमान पर। ठीक, नंबर सवाल है, आपके पास 2 लीटर आयतन की एक बोतल है जिसमें आप 500 मिलीलीटर जल भरते हैं, बोतल में और कितना जल भरा जा सकता है? काफ़ी सरल है। 2 लीटर है जिसमें कि 500 मिलीलीटर, देखिए यहाँ पे 2 लीटर यानी 2000 मिलीलीटर,
500 मिलीलीटर तो भर गया है, तो सीधे सीधे तौर पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे 1500 मिलीलीटर अभी भर सकते हैं। तो हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। दिया गया है बोतल का आयतन 2 लीटर यानी 2000 ml, पहले से भरा है 500 ml, शेष आयतन 2000 में से 500 घटाएंगे तो 1500 ml आ गया। अतः बोतल में 1500 ml यानी 1.5 लीटर भर सकते हैं। सॉल्व हो गया। 7 नंबर है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 400 ग्राम और आयतन 40 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, इसका घनत्व हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल सरल है। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, दिया गया है द्रव्यमान 400 ग्राम है, आयतन है 40 सेंटीमीटर क्यूब है। तो घनत्व का फॉर्मूला हम जानते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान है 400, आयतन है 40, 0 से 0 ख़त्म हो गया, 4 दहिया 40 यानी 10 आ गया। 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व निकल के आ गया। ठीक, इसके बाद देखिए 8 नंबर सवाल, चित्र 9.25 का चित्र और 9.25 का, ये दोनों चित्र देख पा रहे हैं। ठीक, विश्लेषण कीजिए कि बिना छीला हुआ संतरा जल में क्यों तैरता है। देखिए छिला नहीं है तो तैर रहा है, और इसको छील दिया गया है तो ये डूब चुका है। ठीक, और छिला हुआ डूब जाता है, तो व्याख्या हमें करना है, कारण हमें बताने हैं यहाँ पे। देखिए उत्तर हम ऐसे करेंगे, बिना छिला हुआ संतरा इसलिए तैरता है क्योंकि छिलके के छोटे छोटे जो वायु स्थान है वो उसमें मौजूद रहते हैं, जो आयतन बढ़ा देते हैं। ठीक, तो जल घनत्व से कम कर देते हैं, इसलिए वो तैर रहा होता है। और बिना जो छिला हुआ छिलका है उसमें छिलके में वायु स्थान हट जाते हैं, इसलिए वो डूब जाता है। ये पूरा आपको लिख लेना है। अब इसके बाद देखिए 9 नंबर सवाल, किसी वस्तु का, एक वस्तु है का, इसका द्रव्यमान है 200 ग्राम और आयतन है 40 सेंटीमीटर क्यूब। और वस्तु खा, दूसरी वस्तु है खा, इसका द्रव्यमान है 240 ग्राम और द्रव्य आयतन है 60 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे क्यूब है। तो किस वस्तु का घनत्व सघन है, यानी ज़्यादा है, का है कि खा है। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं 200 ग्राम है, ठीक है, और आयतन है 40 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, और यहाँ पे दूसरे में देख पा रहे हैं, तो दोनों स्थिति में यही तो ज़्यादा है, लेकिन ऐसा हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे करना है, वस्तु का के लिए द्रव्यमान 200 ग्राम और आयतन 40 सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, 200 बटे 40, 0 से 0 ख़त्म, 4 5 20, 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अब वस्तु खा के लिए द्रव्यमान कितना है, 240 दिया गया है। देखिए खा के लिए 240 और आयतन है 60 सेंटीमीटर क्यूब। इसका घनत्व हो गया द्रव्यमान बटे आयतन, सॉल्व करेंगे तो 4 है। देखिए इसका ज़्यादा है दोनों स्थितियों में, ये दोनों ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसका कम आ गया है। इसलिए मैंने आपको वो बताया कि पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका देखिए दोनों से ये कम है, तो फिर भी इसका ज़्यादा आ गया। तो क्या हम बात लिखेंगे, अतः का घनत्व अधिक है, अतः वस्तु का अधिक सघन होगी। समझ में आ गया। 10 नंबर सवाल देखिए, रीमा के पास प्रतिरूपण मृदा यानी इसको बोलते हैं मॉडलिंग क्ले का एक टुकड़ा है जिसका वजन 120 ग्राम है, यानी द्रव्यमान हो गया। वो पहले से इस ठोस घन के रूप में ढालती है और आयतन हो गया 60 सेंटीमीटर क्यूब। इसके पश्चात वो एक पतले पत्रक के रूप में भी इसको समतल करती है, यानी दो स्थिति अलग अलग बनाती है। तो अनुमान लगाइए कि इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए प्रतिरूपक मृदा द्रव्यमान कितना है 120, आयतन है 60, तो घनत्व निकल के आ गया 60 दूनी 120, 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो यहाँ पे शेप के बदलने से, ठीक है, तो उसके घनत्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आंसर लिखेंगे हम। देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेना है, फिर इसके बाद ये बात लिखनी है कि भौतिक विज्ञान के नियमों के अनुसार जब किसी वस्तु का आकार बदला जाता है, जैसे कि चपटा कर दें, पतली सीट बना दें, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, तो या किसी अन्य ठोस में ढाल दें, तो इसका द्रव्यमान यानी वजन और आयतन अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घनत्व वो ज्यों के त्यों रहेगा। इसके बाद देखिए 11 नंबर सवाल है, लोहे के एक ब्लॉक का द्रव्यमान 600 ग्राम और घनत्व 7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, इसका आयतन क्या होगा। बिल्कुल सरल है।
देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, दिया गया है द्रव्यमान 600 ग्राम, घनत्व है 7.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमें आयतन ज्ञात करनी है। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए हम यहीं से ज्ञात कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, घनत्व इंटू आयतन। यहाँ पे हो गया घनत्व इंटू आयतन, ये आपको समझने के लिए है। द्रव्यमान का 1 से गुणा होगा तो ये हो गया द्रव्यमान ही हो गया। हमें ज्ञात करना है आयतन। देखिए आयतन को यहीं हम रखेंगे और ये गुणा में है तो उस तरफ जाएगा, पक्षांतर ये भाग में हो जाएगा। द्रव्यमान बटे ये हो गया घनत्व, ठीक है। तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान कितना है? 600 है। घनत्व कितना है? 7.9 है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करने पे आएगा 775 इंटू 9.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। देखिए आखिरी सवाल है 12 नंबर। आपको चित्र 9.26 का, ये रहा चित्र, और 9.26 का दर्शाए के अनुसार एक प्रयोगात्मक व्यवस्था दी गई है। परख नली चित्र 9.26 खा को गर्म जल यानी 70 डिग्री सेल्सियस से भरे बीकर में रखने पर कांच की नली जल के स्तर में वृद्धि हो जाती है, तो घनत्व किस प्रकार प्रभावित होगा? देखिए इस गर्म जल है, यहाँ पे पहले चित्र में देख पा रहे हैं, ये स्टैंड है और यहाँ पे कांच की नली है और यही चीज़ यहाँ पे इसको रख दिया गया है, गर्म जल से भरा हुआ बीकर। तो ऐसा करने से जो यहाँ पे जल की नली है वहाँ पे घनत्व किस प्रकार प्रभावित होगा वो बताना है हमें। तो आंसर आपको ऐसे लिखना है। देखिए यह प्रयोग घनत्व पर तापमान के प्रभाव को दर्शाता है। जब टेस्ट ट्यूब में मौजूद पानी को गर्म किया जाता है यहाँ पे, ठीक, तो उसके कण ऊर्जा प्राप्त करते हैं और तेज़ी से गति करते हैं। तो ये पूरा आपको लिख लेना है।